क्या आप जानते हैं कि भारत में अब एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्यालय होगा जो दुनिया की 7 सबसे बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर काम करेगी? या फिर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में टाइगर सफारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अगर ये करंट अफेयर्स आपसे मिस हो गए तो प्रीलिम्स में 2 मार्क्स का सीधा नुकसान हो सकता है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका फिर से स्वागत है। वो चैनल जो आपके समय की कद्र करता है और आपके सिलेबस को सिंप्लीफाई करता है। आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप सक्षम हैं और हमारा कंटेंट आपकी तैयारी में वैल्यू ऐड करता है तो कृपया ज्वाइन बटन दबाकर सदस्य बनने पर विचार करें। आपका समर्थन ही इन वीडियोस को जारी रखता है। हमारे मौजूदा सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल के स्तंभ हैं। और सभी के लिए फ्री नोट्स और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए हमारे पास एक विशेष डिस्कॉर्ड सर्वर है जहां प्रीमियम नोट्स, एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज और मॉडल मेंस आंसर्स उपलब्ध हैं, तो वहां हमसे जरूर जुड़ें। आज हम विजन आईएएस पीटी 355 एनवायरनमेंट के पहले और सबसे जरूरी चैप्टर बायोडायवर्सिटी को डिकोड करेंगे। इस घने चैप्टर को हम परीक्षा के हिसाब से 3 प्रमुख विषयों में तोड़कर समझेंगे ताकि आपको सबसे जरूरी बातें याद रह जाएं। तो चलिए आज की गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच से। हाल ही में अबू धाबी में IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई। इसमें कई फैसले लिए गए, लेकिन एक बात ने सबका ध्यान खींचा। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ। क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम है या इसका कोई वास्तविक असर भी होगा? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। प्रतीकात्मक तो ये है ही, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। IUCN एक संरक्षण संस्था है, जलवायु परिवर्तन संस्था नहीं। तो जब दुनिया की सबसे बड़ी संरक्षण संस्था ये कहती है कि जैव विविधता को बचाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स को खत्म करना होगा, तो ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। यह संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बीच की जो कड़ी है, उसको आधिकारिक तौर पर मजबूत करता है। अच्छा, और इसी मंच पर भारत ने भी अपना एक रोड मैप जारी किया, नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप। इसका मतलब क्या है? क्या हमारे पास अब तक अपनी कोई रेड लिस्ट नहीं थी? हमारे पास थी, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय IUCN मानकों पर आधारित थी। ये नया रोड मैप कहता है कि 2030 तक हम भारत की वनस्पतियों और जीवों के लिए अपनी राष्ट्रीय रेड डेटा बुक्स प्रकाशित करेंगे। इसका फायदा ये है कि हम क्षेत्रीय स्तर की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हो सकता है कोई प्रजाति वैश्विक स्तर पर खतरे में न हो, लेकिन भारत के किसी खास हिस्से में विलुप्त होने की कगार पर हो। तो ये कदम हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी हलचल हुई है हाई सीज ट्रीटी को लेकर। इसे BBNG समझौता भी कहा जाता है और इसे अक्सर समंदर का संविधान भी कहा जा रहा है। ये उन समुद्री इलाकों के लिए है जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अब तक तो ये एक तरह का वाइल्ड वेस्ट था। बिल्कुल। और ये संधि उसी वाइल्ड वेस्ट को नियमों में बांधने की एक कोशिश है। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, इन इलाकों में समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाना, जैसे जमीन पर नेशनल पार्क होते हैं। दूसरा, वहां से मिलने वाले आनुवांशिक संसाधनों, मतलब मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से होने वाले मुनाफे को साझा करना। तीसरा, विकासशील देशों को तकनीक देना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और चौथा, और चौथा है गहरे समुद्र में खनन जैसी गतिविधियों के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। इसमें ये जो जेनेटिक संसाधनों से होने वाले मुनाफे को बांटने वाली बात है, ये थोड़ी जटिल लगती है। इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ी दवा कंपनी गहरे समुद्र में एक ऐसा सूक्ष्म जीव खोजती है जिससे कैंसर की दवा बन सकती है। अब तक वो कंपनी उस खोज से होने वाले अरबों डॉलर के मुनाफे को अपने पास रख सकती थी। लेकिन ये संधि कहती है कि वो जेनेटिक संसाधन पूरी मानवता की साझी विरासत है और उससे होने वाला लाभ सभी देशों, खासकर विकासशील देशों के साथ बांटा जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और भारत में भी तो इससे जुड़ा एक नया नियम आया है ना, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन या DSI को लेकर। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक नया रेगुलेशन जारी किया है। आप कल्पना कीजिए, कोई कंपनी किसी आदिवासी इलाके में जाती है, एक दुर्लभ औषधीय पौधे को ढूंढती है और उस पौधे को ले जाने के बजाय
बस उसके डीएनए की पूरी जानकारी को डिजिटली रिकॉर्ड करके अपने लैब में ले आती है। अब तक वो ये तर्क दे सकते थे कि उन्होंने कोई भौतिक संसाधन तो लिया ही नहीं। मतलब एक तरह की डिजिटल चोरी। आप कह सकते हैं ये नया नियम उसी डिजिटल लूप होल को बंद करता है। ये कहता है कि पौधे का डिजिटल ब्लूप्रिंट यानी डीएसआई भी उस समुदाय की विरासत का हिस्सा है, और अगर आप उससे कोई मुनाफा कमाते हैं तो आपको उसका लाभ साझा करना होगा। ये वैश्विक बीबीएनजे संधि के सिद्धांतों को हमारे घरेलू कानून में लाने जैसा है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अपने कानूनों में ढाल रहे हैं। इसी कड़ी में एक और अहम पड़ाव है रामसर कन्वेंशन, जो आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स से जुड़ा है। यहाँ भी भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, जिम्बाब्वे में हुई COP15 में भारत का एक प्रस्ताव पारित हुआ जो वेटलैंड्स के समझदारी भरे उपयोग के लिए हमारी मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की पहल को जोड़ता है। लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन का मिलना। ये दिखाता है कि हमारे शहर अपनी झीलों और तालाबों के महत्व को पहचान रहे हैं और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब देखकर तो यही लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत काफी सक्रिय है, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है, खासकर हमारी सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों को लेकर। प्रोजेक्ट चीता की बहुत चर्चा हुई है। अब खबर है कि चीतों के लिए एक दूसरा घर भी तैयार किया जा रहा है। हाँ, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क के अलावा अब गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को भी तैयार किया जा रहा है। एक मिनट, अभी तो चीतों को आए ज्यादा समय नहीं हुआ और हम पहले से ही दूसरे घर की बात कर रहे हैं। क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि कूनो में सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चल रहा है, या ये बस एक एहतियाती कदम है? यह एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, संरक्षण विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। किसी भी महत्वाकांक्षी पुनर्स्थापन परियोजना में अपनी सारी उम्मीदें एक ही जगह पर टिका देना बहुत जोखिम भरा होता है। बीमारी का प्रकोप, स्थानीय पर्यावरणीय चुनौतियां या कोई अप्रत्याशित घटना पूरी आबादी को खत्म कर सकती है। एक दूसरी आबादी बनाने का मतलब है कि आप जोखिम को बांट रहे हैं। ये कूनो की विफलता का संकेत नहीं, बल्कि परियोजना की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने की एक रणनीति है। और चीतों की बात हो रही है तो बाघों को कैसे भूल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टाइगर रिजर्व को लेकर कुछ बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में टाइगर सफारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह संरक्षण के लिए तो एक बड़ी जीत है, लेकिन उन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का क्या जो पर्यटन पर निर्भर है? यही तो वो संतुलन है जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। ये 1,00,000% का सवाल है और कोर्ट ने भी इस पर ध्यान दिया है। उनका उद्देश्य पर्यटन को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे रेगुलेट करना है। निर्देश ये कहता है कि पर्यटन को बफर जोन में जिम्मेदाराना तरीके से बढ़ावा दिया जाए। कोर एरिया, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जानवरों के लिए एक अविभाज्य और शांत स्थान होना चाहिए। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अगर राज्य सरकारें बफर जोन में पर्यटन के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसर विकसित नहीं करती हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए ये बदलाव मुश्किल हो सकता है। कोर्ट ने एक और दिलचस्प सुझाव दिया है। मानव वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा का दर्जा देने पर विचार करने को कहा है। ये सुनने में तो बहुत प्रगतिशील लगता है। जमीन पर इसका क्या असर पड़ेगा? प्राकृतिक आपदा मान लिया जाए, जैसे बाढ़ या सूखा, तो मुआवजा आपदा राहत कोष से जल्दी और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से दिया जा सकेगा। ये प्रभावित लोगों का व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएगा और बदले की भावना से जानवरों को मारने की घटनाओं में भी कमी ला सकता है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट देश के अंदर नियम सख्त कर रहा है और दूसरी तरफ भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की शुरुआत की है। इसके जरिए संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की कोशिश की है। ये सिर्फ बिल्लियों के संरक्षण के बारे में है या इसके पीछे कोई बड़ी भू राजनीतिक रणनीति भी है? मुझे लगता है ये संरक्षण कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका मुख्यालय भारत में होगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक एजेंडा तय किया, वैसे ही IBCA के जरिए भारत इन 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर होने वाली वैश्विक चर्चा का नेतृत्व करना चाहता है। ये भारत को एक सॉफ्ट पावर भी देता है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण जैसे जटिल वैश्विक मामलों पर भी नेतृत्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि इस अलायंस में जगुआर और प्यूमा भी शामिल हैं, जो भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते।
ये दिखाता है कि भारत की सोच सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक वैश्विक संरक्षण लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। बड़ी बिल्लियों से हटकर अगर हम संरक्षण के बदलते नजरिए को देखें तो कुछ नए और बहुत ही अजीब शब्द सुनने को मिल रहे हैं। उनमें से एक है फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या हम डायनासोर्स को वापस लाने की बात कर रहे हैं? जुरासिक पार्क जैसा तो नहीं, लेकिन ये उतना ही क्रांतिकारी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि किसी जंगल का एक मास्टर माली था, एक विलुप्त हो चुका पक्षी जो एक खास तरह के पेड़ के बीज फैलाकर उसे उगाने का काम करता था। उसके बिना वो पेड़ भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन का मतलब उस पक्षी को हूबहू वापस लाना नहीं है, बल्कि जीन एडिटिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक नया माली बनाना है, शायद उसी पक्षी का कोई करीबी रिश्तेदार जो वही काम कर सके। हम उस जीव को नहीं, बल्कि उसके काम को, उसके फंक्शन को पारिस्थितिकी तंत्र में वापस ला रहे हैं। ये तो सचमुच कमाल है। तो हम प्रकृति के टूटे हुए हिस्सों को एक तरह से रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का एक और शब्द है ब्लू वॉशिंग। हमने ग्रीन वॉशिंग के बारे में तो सुना है, ये ब्लू वॉशिंग क्या है? ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। ग्रीन वॉशिंग में कंपनियां जमीन पर अपने पर्यावरण के प्रति भ्रामक दावे करती हैं। ब्लू वॉशिंग में वही भ्रामक दावे समुद्रों और जल संसाधनों को लेकर किए जाते हैं। जैसे कोई कंपनी यह दावा कर सकती है कि उसकी गतिविधियां महासागरों के लिए अच्छी हैं, जबकि असल में वो समुद्री प्रदूषण में योगदान दे रही हो। यह उपभोक्ताओं और निवेशकों को गुमराह करने का एक तरीका है। ये सब दिखाता है कि संरक्षण की भाषा और उसके मायने कितने बदल रहे हैं। अब सिर्फ नेशनल पार्क बनाने या किसी प्रजाति को बचाने तक बात सीमित नहीं रही। बिल्कुल नहीं। अब हम जेनेटिक कोड, डिजिटल डेटा, पारिस्थितिकी कार्यों और कॉरपोरेट जिम्मेदारी जैसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक और उदाहरण है हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल होना। ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये इस बात की पहचान है कि ये ठंडा रेगिस्तान जो बंजर दिखता है, असल में एक अनूठी जैव विविधता और मानव संस्कृति का घर है जिसे वैश्विक महत्व मिला है। और अब संरक्षण का ध्यान सिर्फ बाघ और शेर जैसी करिश्माई प्रजातियों से हटकर छोटी प्रजातियों पर भी जा रहा है, जैसे छोटी बिल्लियों और खुर वाले जानवरों पर रिपोर्ट आई हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही स्वस्थ बदलाव है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एनटीसीए की ये रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि हम अब पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चीतल और सांबर जैसे शाकाहारी जानवर बाघ के भोजन का आधार हैं। अगर उनकी आबादी स्वस्थ नहीं है तो बाघ भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसी तरह फिशिंग कैट या काराकल जैसी छोटी बिल्लियां अपने इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक हैं। ये एक ज्यादा समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या भारत वाकई एक संरक्षण महाशक्ति बनने की राह पर है? इन दस्तावेजों से क्या संकेत मिलता है? संकेत तो बहुत मजबूत हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर IBCA और हाई सीज ट्रीटी जैसे मुद्दों पर नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा है, दूसरी तरफ DSI और WPA में संशोधन जैसे प्रगतिशील घरेलू कानून हैं, और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता है जो दिखाती है कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था भी संरक्षण को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता मानती है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। संरक्षण और विकास के बीच का तनाव, पर्यटन और स्थानीय आजीविका का सवाल, और इन सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना राह आसान नहीं है। बिल्कुल। महाशक्ति बनना सिर्फ घोषणाओं से नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रयासों और ठोस नतीजों से होता है। ये देखना बाकी है कि भारत इस राह पर कितनी दूर तक और कितनी सफलतापूर्वक चल पाता है। तो इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा सबक ये है कि जैव विविधता संरक्षण अब कोई अलग थलग विषय नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों, घरेलू कानूनों, सामुदायिक भागीदारी और अत्याधुनिक तकनीक का एक जटिल जाल बन चुका है, और UPSC भी इन्हीं अंतर संबंधों को समझने की उम्मीद करता है। अगर इस समरी ने आपकी मदद की तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इससे एल्गोरिथम को आप जैसे सीरियस एस्पिरेंट्स को ढूंढने में मदद मिलती है। और कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आपके अनुसार IBCA का मुख्यालय भारत में होने का सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ क्या है? मत भूलिए, फ्री नोट्स टेलीग्राम पर और प्रीमियम कंटेंट लेजेंड्स के लिए डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध है। अगले चैप्टर में मिलते हैं। जय हिंद।